नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण पेडागोजी के प्रश्नों के बारे में। देखिए, यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको सभी को पता है, नहीं पता तो वापस बता देता हूं। यहाँ पर जो वीडियो बन रहे हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर जो कि सीटेट एग्जाम में 2021-22 में पूछे गए हैं, यानी कि कह सकते हैं कि जो आप कह सकते हैं कि 16 दिसंबर से जो 13 जनवरी तक एग्जाम आपकी चली थी, उसमें जो पूछे गए प्रश्न हैं उनका संग्रह है, जो कि हम 550 प्रश्न अभी तक अपलोड कर चुके हैं। कितने? 550। एक क्यूज में पूछा था, तो इसका आंसर मैं देने वाला हूं। तो 550 प्रश्न हम अभी तक दे चुके हैं। 550 से यानी कि 551 से यहाँ पर आपको 600 प्रश्न मिलने वाले। टोटल 50 प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। मैंने टोटल 600 प्रश्न की यहाँ पर बात की थी, लेकिन जब मैंने जोड़ा प्रश्नों को तो 600 से ज्यादा निकल रहे, 600 प्लस, यानी कि लगभग 650-700 के बीच में प्रश्न हो रहे हैं। तो जो बाकी के प्रश्न हैं उनको भी मैं जल्द लेकर आऊंगा, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। यदि आपने ये 550 प्रश्न नहीं देखे हैं तो इनको देख लीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको आसानी से मिल जाएगी यूएस की प्लेलिस्ट। उसके बाद सीडीपी की हमने बना रखी है, मैथ्स की हमने बना रखी है, हिंदी की हमने बना रखी है। जितने भी हमने यहाँ पर अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर के को पेपर दिए हैं वो सभी की जो वीडियो है वो हमने बना रखी है, उसकी पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगी। देखिए, एक प्रश्न मैंने पूछा था आपसे, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम क्या है। यह प्रश्न मैंने क्यूज के माध्यम से आपसे पूछा था। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की थीम पूछा था, कौन सी है। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, फिर भी एक बार मैं आंसर बता देता हूं। यदि आपने दिया है तो मिलान कर लीजिएगा। जल है, मौसम है, सामग्री है या फिर जानवर है। तो यहाँ पर कई बार मैंने थीम के बारे में जिक्र किया है, कितने प्रकार की थीम होती है, कितनी उप थीम होती है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार फिर मैं यहाँ पर बता दूंगा आपको कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की जो थीम है वो कौन सी है। जल। कितने प्रकार की थीम होती है? 6 प्रकार की। कितनी थीम होती है? 6 प्रकार की। इसमें उप थीम कितनी होती है? 4 होती है। किसकी होती है? परिवार एवं मित्र की। परिवार एवं मित्र की, है ना। परिवार एवं मित्र की 4 थीम होती है। एक बार और दोहरा देता हूं। चलिए, यदि किसी ने वीडियो नहीं देखा तो वैसे देख लीजिएगा, वीडियो काफी अच्छे हैं। जो 550 प्रश्न जो पूछे गए उन्हीं प्रश्नों को रखा गया है। देखिए, पहले थीम है, थीम की हम यहां पर बात कर रहे हैं, परिवार एवं मित्र। इनकी उप थीम है, ये थीम है, और यहां पर इसकी अलग से यहां पर 4 थीम लिख देता हूं ना, ध्यान दीजिएगा। परिवार एवं मित्र की ही ये 4 थीम। पहली थीम में आपकी संबंध। पहली थीम क्या है? उप थीम क्या है? उप थीम। पहली उप थीम क्या है? संबंध। दूसरे नंबर पर है आपकी कार्य और खेल। कार्य और खेल। तीसरे नंबर पे है आपके जानवर, और चौथे नंबर पे आपके पौधे। ये 4 प्रकार की उप थीम है। किसकी उप थीम है ये भी पूछा जाता है, तो ये किसकी उप थीम है? परिवार एवं मित्र की। तो यहां पर थीम की हम चर्चा करें तो पहला नंबर आता है परिवार एवं मित्र का। दूसरा नंबर आपका आता है यहां पर भोजन का। तीसरा नंबर आता है आपका यहां पर जल का। चौथा नंबर आता है यहां पर आपका आश्रय का। पहले आश्रय आता फिर जल आता, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ध्यान दीजिएगा। और 5वें नंबर पर आता आपका यात्रा। और अंतिम जो आपकी थीम है वो है चीजें जो हम बनाते और करते हैं। चीजें हम बनाते और करते हैं, है ना। ये कितनी थीम है? 6 थीम है। और किसकी उप थीम है? परिवार एवं मित्र की। परिवार एवं मित्र की कितनी उप थीम है? 4 है। कौन कौन सी? संबंध, कार्य और खेल, जानवर और पौधे। इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। काफी प्रश्न जो सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें काफी प्रश्न पूछे गए। एक वीडियो भी मैं लेकर आऊंगा जिसमें थीम से संबंधित आपको प्रश्न मिलेंगे, सारे जितने भी पूछे गए हैं। तो वो वीडियो भी लेकर आऊंगा। तो आपका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? जल, है ना। जिन्होंने जल बताया है वो सही आंसर आपने बताया है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, जो 550 प्रश्न था वो आपका क्यूज के तौर पर एक प्रश्न दिया था। तो आज का पहला प्रश्न आपका, पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक शिक्षक कौन से उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न का चुनाव करेगी। देखिए, उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न के बारे में यहां पर बताया जा रहा है। अब उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न किस प्रकार के होते हैं? याद रखिएगा, उच्च स्तरीय चिंतन यानी कि किताबी ज्ञान से परे सोचने के लिए प्रेरित करना, ये क्या कहलाता है? उच्च स्तरीय चिंतन कहलाते हैं, किताबी ज्ञान से परे, है ना। तो हम कौन से 5 जड़ें खाते हैं? क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो? पत्तियों का हरा रंग किस कारण है?
बीज बोने से लेकर गेहूं की फसल काटने तक के चरण कौन से होंगे? उच्च स्तरीय चिंतन वाला प्रश्न कौन सा होगा? क्या होगा? देखिए किताबी ज्ञान से परे हैं, क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहां पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है 8 विद्यार्थी। देखिए 8 विद्यार्थी के कितने समूह बनाए गए हैं? 5 समूह। 5 समूह में से प्रत्येक समूह ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत की। क्या प्रस्तुत की? लघु नाटिका। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की समझ या सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किया जा सकता है। किससे किया जा सकता है? लघु नाटिका, वाटिका नहीं सॉरी, लघु नाटिका लिखा हुआ है ना। और जो लघु नाटिका है इसको क्या कहा जाता है? लघु नाटिका को, तो इसको भूमिका निर्वहन, याद रखिएगा, भूमिका निर्वहन, लघु नाटिका को भूमिका निर्वहन भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है? इसमें छात्रों को एक विषय दे दिया जाता है जिस पर उन्हें लघु वाटिका को प्रदर्शित करना होता है। तो यहां पर भी विषय दिया हुआ है। कौन सा विषय दिया हुआ है? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो विषय वो दिया हुआ है, उसमें लघु नाटिका उनको प्रस्तुत करना है। तो आपको यहां पर बताना है कि पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा की समझ और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन आपको करना है। किससे किया जा सकता है? पोर्टफोलियो से किया जा सकता है। एक प्रकार की फाइल होती है ये, इसके बारे में आपको पता होगा। पर्यावरण अध्ययन संपत्तियों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स, प्रस्तुति का अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं को जांचने के लिए प्रस्तुति के उपरांत पेन पेपर परीक्षा। तो देखिए यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा? लघु नाटिका प्रस्तुत के बारे में पूछा गया, या फिर भूमिका निर्वाह के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर आपका होगा पर्यावरण अध्ययन संपत्तियों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स। यहां पर सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपका प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण है? देखिए बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण है? गतिविधि आधारित शिक्षा पर है, रटना सीखना पर है, पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा पर है, सीखने के लिए स्कूल, या फिर घर और समुदाय की भागीदारी? सही विकल्प का चयन करना है, कूट में आपको आंसर देना है। तो यहां पर प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति के बारे में पूछा गया। बाल केंद्रित, तो बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण होती है? तो गतिविधि आधारित शिक्षा होती है, साथ में सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी भी होती है। ये रटना सीखना और पाठ्य पुस्तक पर आधारित नहीं होती है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? ए और डी। तो ए और डी किसमें लिखा हुआ है? आपका डी फोर्थ वाले विकल्प में, और यही आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य यहां पर बताना है। यहां पर जरूरी है देखना क्या स्तर कौन सा पूछा गया है। प्राथमिक स्तर पूछा गया है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है? बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना, बच्चों को नए ज्ञान का सृजन करने के लिए संलग्न करना, या फिर बच्चों को ज्ञान के लिए निश्चित निकाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में व्यवहार करना। यहां पर सही विकल्प का चयन करना, वो भी आपको कूट में आंसर देना है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा, देखिए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य पूछा गया है। तो देखिए यहां पर बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्ति करते, देखिए एक निश्चित निकाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में व्यवहार करना, यह प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं होगा। कौन सा होगा आपका? पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला, यानी कि ए, बी और सी। तो ए, बी और सी कहां पर लिखा हुआ? आपका पहले वाले विकल्प में, यही आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए सत्य कथन आपको बताना है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में। पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। यहाँ पर 3 विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं, काफी बार इसको मैं बता चुका हूं। आपका सही आंसर क्या होगा? पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। ये प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सही कथन है। तो यहां पर पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए चुनौती है। देखिए ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, इसका आंसर मैं पहले भी बता चुका हूं। यदि आपने हमारे पूरे वीडियो देखे होंगे तो यहां पर डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं।
रटना सीखना है, सम्मित आधारित सीखने का स्तर है, अवधारणाओं का विवरण है, या फिर बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देना है। तो प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है। कहां पर पूछा गया है? प्राथमिक स्तर पर। ईवीएस सीखने के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती होगी शिक्षक के लिए, वो बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देना होगा। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। इसके बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। तो यहाँ पर हर एक प्रश्न को आपको ध्यान से देना है। बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो अगला प्रश्न है आपका, बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए? वाद विवाद का प्रावधान, अनुभवात्मक सीखना, कहानियां, या फिर तथ्य और सूचनाएं। क्या सही होगा? कूट में आपको आंसर देना है। बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए इसके बारे में आपको बताना है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा वाद विवाद का प्रावधान होना चाहिए, अनुभवात्मक सीखना होना चाहिए, साथ में कहानियां भी होनी चाहिए। तथ्य और सूचनाएं देखिए यहां पर नहीं होनी चाहिए बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ए, बी और सी। तो ए, बी और सी कहां पर लिखा हुआ है? आपके तीसरे वाले विकल्प में, और यही आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठचर्या में उप थीम है। देखिए उप थीम पूछा गया है। मैंने यहाँ पर थीम भी आपको बता दी, थीम कौन कौन सी है 6 प्रकार की, और उप थीम के बारे में भी आपको बता दिया है कि उप थीम कितनी होती है, 4 होती। कौन कौन सी 6 होती, कौन कौन सी 4 होती, इसके बारे में बता दिया है। तो उप थीम पूछी गई है, परिवार और दोस्त या फिर मित्र भी यहाँ पर कह सकते हैं। परिवार और दोस्त या मित्र, आश्रय, पौधे या फिर यात्रा। तो यहाँ पर उप विषय पूछा गया है या फिर उप थीम पूछा गया है, तो कौन सी होगी? पौधे। मैंने बताया था आपको पौधे चौथा विकल्प में बताया था, सॉरी चौथी थीम में बताया था। और परिवार और दोस्त, आश्रय और यात्रा, ये क्या है? ये सभी थीम है, ना कि उप थीम है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है। ईवीएस की सार्थक सीख के बारे में पूछा गया है, सॉरी सीख के बारे में पूछा गया है। ईवीएस सामग्री को विषयगत रूप से आयोजित करके, वास्तविक संवाद और वृत्तांत के द्वारा, प्रयोग के द्वारा, या फिर विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों का मौखिक मूल्यांकन करके। सही विकल्प का आपको चुनाव करना है, कूट में आपको आंसर देना है। तो यहां पर ईवीएस की सार्थक सीख के बारे में पूछा गया है। तो ये ईवीएस सामग्री को विषयगत रूप से आयोजित करके की जा सकती है, वास्तविक संवाद और वृत्तांत के द्वारा भी की जा सकती है, साथ में प्रयोग के द्वारा भी की जा सकती है। ये विद्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तरों का मौखिक मूल्यांकन करके नहीं सीख दी जा सकती सार्थक सीख। तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? ए, बी और सी। तो ए, बी और सी कहां पर लिखा हुआ? आपके चौथे वाले विकल्प में, और यही आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ईवीएस के संबंध में प्रासंगिक का मतलब यहां पर बताना है। प्रासंगिक का मतलब क्या होता है? ईवीएस को सरल से जटिल तक सीखना, ज्ञात से अज्ञात और ईवीएस सीखना, उदाहरण के माध्यम से ईवीएस सीखना, या फिर ईवीएस सामग्री को वास्तविक जीवन स्थितियों और विद्यार्थियों की तत्काल वातावरण से जोड़कर सीखना। तो सभी को पता होगा ईवीएस के संबंध में प्रासंगिक का मतलब क्या होता है। ईवीएस सामग्री को वास्तविक जीवन स्थितियों और विद्यार्थियों के तत्काल वातावरण से जोड़कर सीखना, यह प्रासंगिक का मतलब होता है ईवीएस में। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है भोजन। भोजन विषय के मुद्दे देखिए, आपको क्यूज के तौर पर एक प्रश्न दिया जा रहा है, भोजन क्या है? थीम है या फिर उप थीम है? ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है भोजन क्या है। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। भोजन विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रामाणिक हो सकते हैं यदि मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जाती हैं, प्रश्नोत्तरी आयोजित की जाती हैं, शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन दिए जाते हैं, या फिर पाठ्य पुस्तक के संसाधन के रूप में शामिल है। यहाँ पर भोजन विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रामाणिक हो सकते हैं यदि, क्यों हो सकते हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका 561 का होगा यहाँ पर आपका, कि मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जाती है। यहां पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, ईवीएस सीखने के लिए कौन सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है? ईवीएस सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, स्कूल पुस्तकालय, ट्विटर या फिर फेसबुक। तो सभी को पता होगा यहाँ पर कि ईवीएस सीखने के लिए सबसे अच्छा साधन क्या होगा? क्षेत्र भ्रमण। जब आप देखेंगे तभी आप ईवीएस को अच्छे से सीख सकते हैं। स्कूल पुस्तकालय, ट्विटर और फेसबुक यहाँ पर सही आंसर नहीं होगा। क्षेत्र भ्रमण का आयोजन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है। अगला प्रश्न है जल थीम। जल क्या है? थीम है। इससे संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है यदि रोल प्ले आयोजित किए जाते हैं, बच्चों के बीच वास्तविक संवाद को प्रोत्साहित किया जाता है,
संरचित क्षेत्र भ्रमण आयोजित की जाती है या फिर बच्चों को निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। यहां पर आपको सही विकल्प का चयन करना है कि सही विकल्प आपका क्या होगा। तो यहां पर आपका सही विकल्प होगा, देखिए, जल थीम से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है यदि रोल प्ले आयोजित किए जाते हैं, बच्चों के बीच वास्तविक संवाद को प्रोत्साहित किया जाता है, साथ में संरचित क्षेत्र भ्रमण आयोजित की जाती है। यहां पर ए, बी और सी आपके तीनों विकल्प सही होंगे। तो इसके अनुसार आपका कौन सा सही होगा? ए, बी, सी, यानी कि पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ईवीएस एक पाठ्यपुस्तक में ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं होती हैं क्योंकि वे सीखने में समृद्ध स्रोत है, वे बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करते हैं, वे पहले ही परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं, या फिर शिक्षक आसानी से ईवीएस के विषयों के आसपास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं। यहां पर भी आपको कूट में आंसर देना है कि सही आंसर क्या होगा। देखिए, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पूछा गया है कि ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं क्यों होती हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा, वे सीखने में समृद्ध स्रोत होती हैं, वे बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करती है, साथ में वे पहले ही परिचित घटनाओं को फिर से देखने का उन्हें अवसर प्रदान होता है। तो ए, बी और सी ये तीनों ही विकल्प आपके सही रहेंगे। तो फोर्थ वाला विकल्प देखेंगे तो ए, बी, सी यहां पर दिखा मिलेगा आपको, तो यही आपका सही आंसर होगा। चलिए, सीखने में सुधार पर आकलन का बिंदु क्या है? सीखने के लिए आकलन है, सीखने का आकलन है, सीखने के रूप में आकलन है, या फिर औपचारिक स्थितियों से संबंधित आकलन है। सीखने में सुधार पर आकलन का बिंदु आपको बताना है। तो यहां पर देखिए, सीखने में सुधार पर आकलन का जो बिंदु होता है वो सीखने के लिए आकलन होता है। क्या है? सीखने के लिए आकलन। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, ईवीएस में सहपाठी आकलन है। ईवीएस में सहपाठी आकलन सीखने के रूप में आकलन है, सीखने के बारे में आकलन है, सीखने के परिणामों का आकलन है, या फिर सीखने का आकलन है। यहां पर भी आपको कूट में आंसर देना है कि सहपाठी आकलन क्या है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा, यह सिर्फ सीखने के रूप में आकलन है। क्या है? सीखने के रूप में आकलन है। तो यहां पर केवल ए आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि पहला वाला विकल्प आपका यहां पर सही होगा। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है। देखिए, एक शिक्षक है जो आकलन उपकरण का उपयोग कर रहा है, जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्य या गतिविधि को एकत्र करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है, शिक्षक किसका उपयोग कर रहा है? रूब्रिक का, पोर्टफोलियो का, उपाख्यात्मक रिकॉर्ड का, या फिर प्रेक्षण पत्रक का। यहां पर आप देखेंगे तो शिक्षक किसी न किसी चीजों को एकत्र कर रहा है। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए, शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्य या गतिविधि को एकत्र करता है। तो जहां पर सभी प्रकार के कार्य और गतिविधि आ जाए वहां पर क्या सही आंसर आपका होगा? पोर्टफोलियो। किसमें वो एकत्रित कर रहा है? फाइल में। किसमें? फाइल में। याद रखिएगा, पोर्टफोलियो को फाइल भी कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहां पर सेकंड वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, एक दूसरे देश में एक नया छात्र आपकी कक्षा में शामिल होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल है। आप इसे छात्रों को विविधता का महत्व सिखाने और समावेशन का निर्माण करने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। क्या उपयोग करेंगे? जो नया छात्र है वो दूसरे ही देश का है ना, उसके आधार पर आपको आंसर देना है कि आप इस छात्र के विविधता के महत्व सिखाने और समावेशन का निर्माण करने के अवसर के रूप में किसका उपयोग करना चाहते हैं। स्थानीय छात्र नए छात्र को बताएं कि आपके क्षेत्र में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहार और समानताओं और अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा करें। कक्षा को नए छात्र के देश के बारे में बताएं, जैसे कि लोग कैसे व्यवहार करते हैं, वे कैसे महत्व देते हैं आदि। या फिर कक्षा में प्रत्येक छात्र को दूसरे देश के बारे में अपने दृष्टिकोण और ज्ञान के बारे में बताने दें। यहां पर आपका सही आंसर आप भी चुन सकते हैं। तो उसका सही आंसर क्या होगा आपका? कि प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहारों में समानताओं और अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा करें। ये आप इस छात्र को विविधता का महत्व सिखाने या फिर समावेशन का निर्माण करने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, तो दूसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंस, यहां पर ध्यान दीजिएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छी तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले
बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है? वर्चुअल बैकग्राउंड, चैट में GIF जैसे जिप भी कहा जाता है, जिप फाइल है ना, म्यूट बटन या फिर ऑडियो कॉल। तो यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस की बात की जा रही है तो ऑडियो कॉल हो नहीं सकता। अब इन तीनों विकल्पों में से आपको आंसर देना है कि सही आंसर क्या होगा। तो यहां पर देखिए आपका सही आंसर क्या होगा, चैट में GIF यानी कि जो जीप फाइल है उससे आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि जो जीप फाइल होती है वो संक्षेप रूप में यानी कि कम शब्दों में आप वहां पर ज्यादा बात कर सकते हैं, अपनी अधिक तेजी से बात कर सकते हैं किसमें, चैट में GIF से। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर सेकंड वाला होगा, बिना बोले संचार का माध्यम होता है ये, तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। देखिए वर्चुअल बैकग्राउंड की हम बात करें तो ये क्या होता है, वर्चुअल बैकग्राउंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की यहां सुविधा प्रतिभागियों को जानकारी साझा करने के लिए बोर्ड पर टाइप करने या लिखने में मदद करती है, यानी कि आप टाइप और लिख सकते हैं, इसमें ये मदद करती है। म्यूट बटन के बारे में तो आपको पता ही होगा, म्यूट बटन जो म्यूट कर देते हैं हम, उसके बाद में आवाज नहीं आती है, तो म्यूट बटन है। ऑडियो कॉल के बारे में आपको पता होगा, एक दूसरे से हमसे बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो यहाँ पर चैट में GIF आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल कौन सा विकल्प खाता है या फिर कौन सा कथन है? उनसे अनुकूलन की पहचान करने के लिए जानवरों के कानों की तस्वीर का उपयोग करना, पास के बगीचे से विभिन्न प्रकार के पत्तों को तोड़कर उनकी रूपरेखा बनाना, एक किले की विभिन्न संरचनाओं के उपयोग की व्याख्या करने के लिए ग्राफिक आयोजन का उपयोग करना, या फिर विभिन्न देशों जिनके बारे में छात्रों में सुना होगा की पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करना। यहाँ पर संरचनावादी दृष्टिकोण के बारे में पूछा गया है या फिर संरचनावादी का जो सिद्धांत है उसके बारे में पूछा गया है। तो यहां पर देखिए संरचनावादी दृष्टिकोण या फिर संरचनावादी जो सिद्धांत है वो होता क्या है, इसमें क्या होता है कि सिद्धांत में जो शिक्षार्थी होता है वो केवल निष्क्रिय रूप से सूचना ग्रहण नहीं करता, बजाय ज्ञान का निर्माण करता है। किसका? ज्ञान का निर्माण। तो आप चारों विकल्प के माध्यम से बताना है कि कहां पर इसमें ज्ञान का निर्माण हो रहा है। तो आपका यहां पर सही आंसर हुआ। देखिए यहां पर आप चौथा विकल्प पढ़ेंगे कि विभिन्न देशों जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा कि पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करना, ये यहां पर संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। इसमें जो बच्चा है वो केवल निष्क्रिय रूप से सूचना ग्रहण नहीं कर रहा है, उसका वहां पर ज्ञान का भी वो निर्माण कर रहा है। ये फोर्थ वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यहां पर पूछा गया है। छात्र श्यामपट्ट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का मानस चित्रण, जिसे माइंड मैप भी कहते हैं, उसको बनाएंगे। दो छात्र मिलकर फूल के उन विभिन्न भागों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका उल्लेख EVS पाठ्यपुस्तक में किया गया था। पोचमपल्ली साड़ियों पर एक वीडियो देखने के बाद छात्र साड़ियों पर बने विभिन्न प्रतिरूपों के चित्र बनाएंगे, या फिर छात्र इमारतों के निर्माण में उपयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की चीजों के बारे में श्यामपट्ट पर लिखी जानकारी को लिखते हैं। यहां पर सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आपको बताना है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा कि छात्र श्यामपट्ट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का मानस चित्रण यानी कि माइंड मैप बनाएंगे। ये सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है पाक शास्त्र। देखिए पाक शास्त्र पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य, देखिए प्रमाणिक कार्य आपको बताना है कौन सा है। कक्षा में छात्रों को वास्तविक सामग्री से सैंडविच बनाकर दिखाना, छात्रों से गेहूं के आटे से बने व्यंजनों की सूची लिखने को कहना, अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना जहां छात्र व्यंजन बनाते और बेचते हैं, या फिर कक्षा के बच्चों के लिए बगीचा बनाना जहां सभी बच्चों को टमाटर, मिर्च आदि जैसे पौधे उगाने के लिए कहना। तो यहां पर देखिए पाक शास्त्र पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से प्रमाणिक कार्य कौन सा होगा? तो प्रमाणिक कार्य होगा आपका कि अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना जहां छात्र व्यंजन बनाते और बेचते हैं। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। भावनाओं को साझा करने के बारे में एक अध्याय में एक छात्र पूछता है कि आप हमें EVS में भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हो?
निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने का प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यहां पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग है, समाज में रहने के लिए अपनी और एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है। यहाँ पर जो सही आंसर होगा आपका पहला वाला होगा, दूसरा तीसरा चौथा बड़े विकल्प हैं, इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपका सही आंसर क्या होगा कि हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग है, समाज में रहने के लिए अपनी और एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है। इस वर्णन से इससे अच्छा जो वर्णन है वो ईवीएस में इस पाठ को सीखने के लिए या फिर सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन है। तो पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, उजायरा और सहमीर ग्लोब पर विभिन्न देश देख रहे हैं। देखिए यहां पर वो देख रहे तो क्या कहना है, उजायरा देखो विभिन्न देशों के बीच रेखाएं बनी हुई है, क्या पृथ्वी पर भी ऐसी रेखाएं हैं। सहमीर कहती है कि होनी ही चाहिए, यहाँ इस किताब में भारत के मानचित्र में भी है। देखो विभिन्न राज्यों के बीच भी रेखाएं हैं। उपरोक्त पाठ कक्षा 5 के छात्रों को अक्षांश और देशांतर की अवधारणाओं से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है। इनमें से कौन सा प्रश्न उजायरा, यहाँ पर उजायरा लिखा हुआ, उजायरा और सहमीर को इन रेखाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। यहां पर देखिए किसकी बात की जा रही है, अक्षांश और देशांतर की अवधारणा के बारे में यहां पर परिचित किया जा रहा है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रश्न है जो उजायरा और सहमीर को इन रेखाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। आपके अनुसार सड़कों पर सफेद रेखाएं क्यों बनाई जाती है? आप ज्योमेट्री में बिंदुओं और आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग क्यों करते हैं? फोटो लेते समय आपके कैमरे के स्क्रीन पर ग्रिड रेखाएं क्यों नजर आती है? या फिर विद्यालय में लिखने के लिए लाइनदार कॉपियों का प्रयोग क्यों किया जाता है? आप उनको किस प्रकार समझाएंगे, इसके बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा, आप ज्योमेट्री में बिंदुओं को आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग क्यों करते हैं। इस प्रकार से आप उजायरा और सहमीरा को समझा सकते हैं इसकी मदद से। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्त है? यहाँ पर देखिए ऐतिहासिक स्मारक के विषय के लिए आपको विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्त क्या है? विद्यार्थी को पता चल जाए कि अतीत में स्मारकों के निर्माण के लिए पत्थर का उपयोग क्यों किया जाता है। छात्र ताजमहल की एक वास्तु शिल्प योजना को उचित पैमाने पर तैयार करेंगे। छात्र गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। या फिर छात्र ऐतिहासिक इमारतों के महत्व को पहचानते हुए उनको संरक्षित करने में मदद करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऐतिहासिक स्मारक के विषय में पूछा गया है, विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्त उद्देश्य क्या होगा? शैक्षिक उद्देश्य, तो वो होगा आपका छात्र गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु तो अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल, देखिए ये जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं 2 से 3 बार पूछा गया है, ये एक ही प्रश्न। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान देना है। देखिए अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल, इसके आगे भी ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहां पर मैं आंसर बताऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा, वहां पर आपको आंसर बताना है। तो आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु तो अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लाए हैं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सके। आपने छात्रों को बताया है कि अगर गांव की बोतल खाली हो गई हो तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्हें यहां गोंद का प्रयोग किफायती तरीके से करना चाहिए। तो यहां पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया छात्रों की उन संसाधनों के विकल्पों पर विचार करने में मदद करेगी जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हो। यानी कि जो बोतल है, एक बड़ी बोतल है, उनका कहना है कि बस मेरे पास इतना ही गोंद है, इसके अलावा आपको कोई किसी भी प्रकार का गोंद नहीं मिलेगा, आपको इसी में ही आपका काम करना होगा। तो यहाँ पर आपको विचार करना है कि सीमित मात्रा में उपलब्ध है तो आप क्या करेंगे। एक पोस्टर लगाएंगे जो दर्शाए कि किन प्रोजेक्टरों में गोंद का प्रयोग किया जा सकता है और किन में नहीं। अपनी परियोजनाओं पर काम करने के साथ ही छात्रों से उन विभिन्न सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए
कहें जो चिपचिपी है। छात्रों को एक साझा रजिस्टर में लिखने को कहें कि उन्होंने कब, क्यों और कितने चम्मच गोंद लिया, या फिर छात्रों को गोंद में पानी मिलाकर उपयोग करने के लिए कहना। क्या करेंगे? किफायती तरीका कौन सा है? इन चारों विकल्पों में आपको बताना है। देखिए राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर अपनी परियोजनाओं पर काम करने के साथ ही छात्रों से उन विभिन्न सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहना जो कि चिपचिपी है। तो इससे क्या होगा कि जो गोंद है वो बचेगा और जहां पर उचित उसका उपयोग होगा वहीं पर वो बच्चा करेगा। तो यहां पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? यहाँ पर प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आपको बताना है। यहां समझने के लिए कि कौन सा तरल तेजी से बहता है, प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट को तिरछा करना। पता लगाने के लिए कि मानव आंख कितनी दूर तक देख सकती है, प्रत्येक छात्र को दूर से वर्णमाला पढ़ने के लिए कहना। कौन सी सब्जी जल्दी खराब हो जाती है जानने के लिए यहां गिनकर समझना कि कौन सी सब्जी जल्दी सड़ जाती है, या फिर अपने जिले में अध्ययन यात्रा पर जाकर पानी के विभिन्न स्रोतों को पता लगाना। यहां पर प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आपको बताना है क्या होगा। तो यहां पर आपको सही आंसर होगा, देखिए यहां पर सर्वश्रेष्ठ तरीका यानी कि उदाहरण कौन सा होगा कि यहां समझने के लिए कि कौन सा तरल तेजी से बहता है, प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट को तिरछा करना। ये जो प्रयोग है इसके उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्राप्त होगा। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आज वंश या प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है? तापमान, वस्त्रों, गतिविधियों, पौधों आदि के संदर्भ में ग्रीष्म और शिशिर के बीच के अंतरों का वर्णन करना। छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाना और उनसे पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका उपयोग किया है। छात्रों को सैर पर ले जाना और उनसे यह वर्णन करने के लिए कहना कि आने वाले मौसम में पौधे कैसे बदलेंगे, या फिर छात्रों को सूर्योदय से सूर्यास्त और फिर से सूर्योदय तक लोगों की गतिविधियों में संबंधित परिवर्तनों का वीडियो दिखाना। यहां पर ऋतुओं के विषय में आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती, एक स्वेटर दिखाना और उनसे पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका उपयोग किया है। यहां पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा, ऋतुओं के विषय में आपका यह विकल्प बिल्कुल सही होगा। चलिए, अधिगम उद्देश्य छात्र संचारी बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न इस अध्ययन के उद्देश्य का सर्वोत्तम परीक्षण करता है? यहां पर आपको बताना है वो कौन सा मूल्यांकन प्रश्न है जो इस अध्ययन के उद्देश्य का सर्वोत्तम परीक्षण करता है। हम कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं, लेकिन मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए क्यों नहीं करते? ये दूसरा विकल्प ध्यान दीजिएगा। यदि आपके माता पिता में से किसी एक को मलेरिया है तो स्वयं को इसके होने के जोखिम को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? स्वच्छ वातावरण बनाए रखने से आप किन रोग वाहक, लिखा हुआ यहाँ पर, को रोग वाहक कीड़ों को रोक सकते हैं, या फिर जीवाणु और विषाणुओं से होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियां कौन सी है? तो यहां पर आपको देखिए अधिगम उद्देश्य छात्र संचारी बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे। यहां पर आपको बताना है कि कौन सा मूल्यांकन प्रश्न इस अध्ययन के उद्देश्य का सर्वोत्तम परीक्षण करता है। तो वो है कि हम कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं, लेकिन मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए क्यों नहीं करते हैं। ये जो मूल्यांकन प्रश्न है ये इस अध्ययन के उद्देश्य का सर्वोत्तम परीक्षण करता है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्थलों के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त होगी? सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, एनिमेटेड वीडियो, आभासी वास्तविकता, या फिर ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर, कौन सा होगा? तो यहां पर आपका सही आंसर होगा, देखिए यहां पर निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त होगी? तो वह है आभासी वास्तविकता। इसको हम वर्चुअल रियलिटी भी इसको कहा जाता है, आभासी वास्तविकता को। तो याद रखिएगा
इसमें इस तकनीक इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त होगी आभासी वास्तविकता। तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, शिक्षक खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? पापड़ है, चिप्स है, दही है या फिर कच्चा आम है? यहां पर देखिए, शिक्षण खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। तो यहां पर जो आयोग ने उत्तर माना है वो पहला भी माना है और दूसरा भी माना है। जिसने पहला लगाया उसका भी सही होगा और जिसने दूसरा आंसर पर टिक किया उसका भी सही होगा, क्योंकि पापड़ और चिप्स दोनों ही हम लंबे समय तक रख सकते हैं और इसका खाने में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दही को और कच्चे आम को ज्यादा समय तक नहीं रख सकते, इसका उपयोग हम नहीं कर सकते। इसलिए आपका दही और कच्चा आम नहीं होगा, पापड़ और चिप्स ये दोनों ही आपके सही आंसर होंगे, है ना। तो पहला और दूसरा दोनों ही आयोग ने सही आंसर माने थे, तो पहला जिसने लगाया उसका भी सही होगा और दूसरा लगाया उसका भी आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों की अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? अन्योन्याश्रयता, इसका मतलब होता है एक दूसरे पर आश्रित होना, यानी कि ये नहीं होगा तो इसका भी काम नहीं चलेगा और ये नहीं होगा तो इसका भी काम नहीं चलेगा, दोनों एक दूसरे पर आश्रित होने वाले के बारे में यहाँ पर आपको बताना है। क्या होगा? अन्योन्याश्रयता का मतलब ये होता है खेल का प्रत्येक मैदान होता है, कूड़ा एकत्र करने की जमीन, पुलिस थाना या फिर नाई। तो यहाँ पर देखिए, खेल का प्रत्येक मैदान, तो इसमें आप जा भी सकते हैं और नहीं भी, यानी कि इस पर आप निर्भर हो भी सकते हैं और नहीं भी। कूड़ा एकत्र करने की जमीन, तो कूड़ा एकत्र यानी कचरा निपटाना वाला जो मैदान होता है, लोग इस पर निर्भर है, लेकिन यहाँ लोगों पर निर्भर नहीं है। तो हमें किस प्रकार का विकल्प चाहिए कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हो। पुलिस थाना, तो पुलिस स्टेशन या फिर पुलिस थाना जो होता है ये लोग इस पर निर्भर है, लेकिन यहाँ लोगों पर निर्भर नहीं है। लेकिन जो नाई है, यहाँ पर नाई आपका सही आंसर होगा, एक नाई अपनी दुकान चलाने के लिए ग्राहकों पर निर्भर है और उनके बिना वह अपनी आजीविका नहीं कमा सकता। साथ में बाल काटने के लिए भी लोग नाई पर निर्भर होते हैं, वो खुद बाल नहीं काट सकते। तो यहाँ पर जो नाई है, यानी कि लोग और नाई और लोग ये एक दूसरे पर निर्भर है और हमें इसी की तलाश थी और यही आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि एक दूसरे देश का विद्यार्थी आपकी कक्षा में जहां प्रायः सभी स्थानीय विद्यार्थी है। देखिए यह प्रश्न फिर से पूछा जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, आप समझेंगे तो आसानी से इस प्रश्न को समझ जाएंगे। सभी स्थानीय विद्यार्थी है, शामिल हुआ है। आप विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए इस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं। किस अवसर का? यहाँ पर किस लिखा हुआ है, किस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं, क्या महत्वपूर्ण है? विद्यार्थियों में बातचीत करने और पारंपरिक मेलजोल को बढ़ावा देने के लिए, पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए, अन्य संस्कृतियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने के लिए, या फिर समझने के लिए कि अन्य संस्कृतियां किस प्रकार हमारी खुद की संस्कृति की तुलना में बहुत बेहतर है। तो यहां पर देखिए, विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए आप किस अवसर का प्रयोग करेंगे, ये पूछा गया है। तो आप पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए इस अवसर का प्रयोग कर सकते हैं। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से झूम, आपने झूम ऐप के बारे में सुना होगा, है ना, इसी के बारे में चर्चा की जा रही है। झूम ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छी तरीके से प्रदर्शित करती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है? यह प्रश्न वही पूछा गया वीडियो कॉन्फ्रेंस, बात झूम हो या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस, झूम में वीडियो कॉन्फ्रेंस ही होता है, तो उसके बारे में पूछा गया है और उसका आंसर मैं आपको बता चुका हूं। क्या बताया था मैंने आपको? चैट में GIF, इसको जी फाइल भी कहते हैं, आपने सुना होगा इसके बारे में। इसमें कम समय में यानी कि संक्षिप्त में आप बात कर सकते हैं, लिख के उनको बता सकते हैं, तो इसमें बिना बोले संचार किया जा सकता है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? देखिए ये प्रश्न फिर से पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर विकल्पों को बदल दिया गया। आप विकल्प देखेंगे तो वो विकल्प नहीं है, प्रश्न वही है। संचारवादी दृष्टिकोण के बारे में मैंने आपको बताया था, या फिर संचारवादी जो सिद्धांत है वो किसे कहते हैं? इसमें जो शिक्षार्थी होता है वो केवल निष्क्रिय रूप से सूचना ग्रहण नहीं करता है, वो वहां पर ज्ञान का निर्माण भी करता है। तो ऐसा कौन सा विकल्प है? तो आप दूसरा वाला विकल्प देखेंगे, नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना। ये यहां पर देखिए नए ज्ञान का निर्माण कर रहा है बच्चा कि नदी के पानी के रंग से उसके मौजूद प्रदूषकों की वो पहचान कर रहा है। तो सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण
सक्रिय शिक्षक में व्यस्त विद्यार्थियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। वर्षों से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतर के कारणों पर चर्चा करना। पिछले 50 वर्षों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न टेलीफोन दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद दो लोगों के समूह में इसके बारे में चर्चा करें। पाठ्यपुस्तक से विभिन्न स्थापत्य शैलियों की उल्लेखनीय इमारतों के बारे में पढ़ने के बाद ऐसी इमारतों के उदाहरण सूचीबद्ध करना या फिर इमारतों के निर्माण करने में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न प्रकार की चीजों के बारे में लिखी जानकारी सैंपल से उतारें। यहाँ पर आपको सक्रिय शिक्षण में व्यस्त शिक्षार्थी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बताना है। ये प्रश्न भी पहले भी पूछा जा चुका है, लेकिन यहाँ पर विकल्पों को बदल दिया गया है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? वर्षों से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतर के कारणों पर चर्चा करना। ये जो सक्रिय शिक्षण में व्यस्त शिक्षार्थियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, यहां पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा? विद्यार्थियों को भूमिका निर्वहन के माध्यम से धान की कटाई और बाजारों में लाए जाने को दर्शाने को कहना। विद्यार्थियों को विद्यालय के भवन के चारों तरफ चक्कर लगाने को कहना और पहचानना कि विभिन्न वस्तुओं में क्या क्या कच्चे माल का प्रयोग किया गया है। विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना, या फिर विद्यार्थी को एक पुराने सूती कपड़े पर फैब्रिक रंग से दोबारा पेंट करके अपने घर के लिए मेज पोस्ट बनाने को कहना। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में आपको प्रमाणिक कार्य बताना है कि कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा। तो यहां पर आपको सही आंसर होगा, विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना। यहां पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा, यह प्रमाणिक कार्य होगा विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, आप खेलों और खेल प्रतियोगिता के बारे में एक पाठ पढ़ा रहे हैं। एक विद्यार्थी पूछता है कि आप हमें ईवीएस में खेलों के बारे में क्यों पढ़ा रहे हो? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? देखिए, खेलों के बारे में आपको बताना है, तो आप 4 विकल्प पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चारों ही विकल्प गलत है। यहाँ पर आयोग ने इसका सभी को 1 नंबर दिया था, क्योंकि ये उत्तर जो 4 विकल्प आयोग के द्वारा रखे गए हैं, चारों के चारों उत्तर गलत थे खेलों के संबंध में। तो इसका 1 नंबर आपको मिला था, तो ये गलत विकल्प यहाँ पर दे रखे हैं, तो ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो आगे हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, सहमीर ग्लोब के निचले हिस्से की ओर इशारा करते हुए आपके कहने का मतलब है कि यहां कोई नहीं रहता है। उजायरा, यहां भी लोग रहते हैं ब्राजील और अर्जेंटीना में। सहमीरा, क्या वहां पर लोग उल्टा खड़े हैं? यहां लोग गिरते क्यों नहीं? देखिए, यहां पर पर्यावरण अध्ययन में एक प्रश्न पूछा गया था आपसे कि भारत के सापेक्ष यानी कि जो उल्टे हैं वो कौन से देश के हैं, तो मैंने वहां पर आपको बताया था अर्जेंटीना है ना। सापेक्ष कौन खड़े हुए हैं, तो वो अर्जेंटीना है। उसी की यहां पर बात की जा रही है कि उजायरा यहां भी लोग रहते हैं ब्राजील और अर्जेंटीना में। स्रोत एनसीईआरटी पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 का पाठ 11 है, ये बताया गया है इसके माध्यम से। तो यहां पर आपको बताना है कि उपरोक्त पाठ कक्षा 5 के विद्यार्थियों को गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा से परिचित कराने के प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण सहमीर की गलतफहमी को दूर करेगा? यहाँ पर जो सहमीर की गलतफहमी है कि वहां पर लोग उल्टा खड़े हैं, यहाँ के लोग क्यों नहीं गिरते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा है वो किस प्रकार आप समझाएंगे, इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है। प्रश्न बड़ा है, इसलिए ये प्रश्न छुप जाएगा, आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिखेंगे। तो हम चारों विकल्पों को देख लेते हैं कि जिस तरह चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, उसी तरह पृथ्वी हर उस चीज को आकर्षित करती है जिसमें द्रव्यमान होता है। इस प्रकार आप समझाएंगे, दूर करेंगे गलतफहमी को। या फिर कल्पना करें कि एक चींटी टेनिस की गेंद के निचले हिस्से पर बैठी है। क्या चींटी सीधी खड़ी है और जब गेंद घूमने लगती है तो क्या वहां गिर जाएगी? ग्लोब के निचले हिस्से में एक पिन चिपका दें। अलग अलग स्थितियों से पिन को देखें। दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसा ही करें। या फिर एक गेंद और एक पंख को एक ही ऊंचाई के साथ गिराएं, देखें कि किस प्रकार सभी चीजें पृथ्वी की ओर आकर्षित होती। दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसा ही होगा। तो यहां पर आप देखेंगे तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। आपने देखा होगा पिन चिपकी होती है, तो उससे आप यहां पर उनकी गलतफहमी दूर कर सकते हैं कि ग्लोब के निचले हिस्से में एक पिन चिपका दे और अलग अलग स्थितियों से पिन को देखे।
ये दक्षिणी गोलार्ध में भी आप ऐसा ही करें, तो इस प्रकार से जो सहमी रहे उसकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ज्ञानेंद्रिय विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्य है। यहां पर देखिए ज्ञानेंद्रिय के विषय में आपको बताना है। विद्यार्थियों को पता होगा कि चींटियां जमीन पर गिरी मिठाइयों पर क्यों एकत्रित हो जाती हैं। ज्ञानेंद्रिय के महत्व को समझकर विद्यार्थी अपनी ज्ञानेंद्रिय की तरह अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। विद्यार्थी एक चित्र के द्वारा समझाएंगे कि 3 भिन्न पशुओं के उत्कृष्ट ज्ञानेंद्रिय किस प्रकार काम करेगी, या फिर भोजन जुगाड़ करने के लिए प्रयोग की जाने वाली ज्ञानेंद्रिय के आधार पर विद्यार्थी दिए गए पशुओं की सूची को एकत्रित करेंगे। तो यहां पर देखिए ज्ञानेंद्रिय विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्त आपको बताना है, तो वह है आपका भोजन जुगाड़ करने के लिए प्रयोग की जाने वाली ज्ञानेंद्रिय के आधार पर विद्यार्थी दिए गए पशुओं की सूची को वर्गीकृत करेंगे। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की बड़ी बोतल। देखिए ये प्रश्न के बारे में आपको बता चुका हूं, आंसर भी आपको बताया है, तो कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि सही आंसर क्या होगा। 591 लिखना है और सही आंसर लिखना है कि पहला सही है, कि दूसरा सही है, कि तीसरा सही है, कि चौथा आंसर इसका सही है, क्योंकि इसके बारे में थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था और यही बताया था कि यह प्रश्न आगे भी पूछा जाने वाला है। तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट्स के माध्यम से। चलिए, प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यहां पर देखिए सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आपको बताना है। भोजन पचाने में लगने वाला समय ज्ञात करने के लिए सभी विद्यार्थी को एक समान भोजन खाने को कहना। कक्षा में विभिन्न स्थानों पर गुड़ के टुकड़े रखकर देखना कि अलग अलग स्थानों पर चींटियां कितने समय में पहुंचती है। समझना कि चाय का गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है जब हम उस पर हवा फूंकते हैं। या फिर पानी में एक भरी बोतल और एक खाली बोतल फेंककर जांचना कि कौन सी बोतल ऊपर तैरती है। राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर होगा समझना कि चाय का गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है जब हम उस पर हवा फूंकते हैं। ये आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ऋतुओं का विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम प्रासंगिक है। इससे पहले सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका पूछा गया था ऋतु के संबंध में, अब यहाँ पर सबसे कम प्रासंगिक तरीका पूछा गया है। क्या होगा? विद्यार्थियों को सैर पर ले जाना और उनसे पूछना कि पौधों में आने वाले ऋतुओं में किस प्रकार के परिवर्तन देखे जाए। विद्यार्थियों से पूछना कि पिछले कुछ महीने की तुलना में आजकल वे अधिक गर्म या ठंड महसूस करते हैं या नहीं। विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान उनके द्वारा दी गई गतिविधि और उन्हें करने के कारण को सूचीबद्ध करने को कहना। या फिर विद्यार्थियों को एक टोपी, एक बरसाती लिखा हुआ है यहाँ पर है ना, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाकर पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका प्रयोग किया। तो सर्वश्रेष्ठ तरीका मैंने आपको बताया था। सर्वश्रेष्ठ तरीका आपका क्या था? विद्यार्थियों को एक टोपी, एक बरसाती, एक स्वेटर दिखाकर पूछना कि उन्होंने इनमें से किस प्रकार का प्रयोग किया था। लेकिन यहां पर पूछा गया कौन सा कथन सबसे कम प्रासंगिक होगा। सबसे कम प्रासंगिक तरीका यहां पर पूछा गया है और वो होगा कि विद्यार्थियों को सैर पर ले जाना और उनसे पूछना कि पौधों में आने वाली ऋतुओं में किस प्रकार में परिवर्तन देखे जाए। यह सबसे कम प्रासंगिक तरीका होगा ऋतुओं के विषय आरंभ करने के लिए। तो यहां पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। शैक्षिक उद्देश्य विद्यार्थी संचारी और गैर संचारी रोगों के बीच अंतर को समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है। देखिए इस प्रश्न को मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, तो इसका आंसर आपको देना है। आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि जो प्रश्न आप पहले देख चुके हैं उसमें आपको पता है या नहीं आंसर। तो 194 करके आपको बताना कि पहला सही है, कि दूसरा सही है, कि तीसरा, कि चौथा आंसर इसका सही है। तो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। इसका आंसर मैं बता चुका हूं, इसलिए मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूं, है ना। तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक शिक्षिका पृथ्वी के विभिन्न पहलुओं को पढ़ाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किए गए कंप्यूटर प्रोग्राम का प्रयोग करती है जिसमें उपग्रहों से प्राप्त चित्रों के आधार पर पृथ्वी 3D निरूपण दिखाया गया है। कौन सी पृथ्वी दिखाई गई? 3D रूप में, है ना। शैक्षिक साधन के रूप में पारंपरिक मानचित्रों की किताब की तुलना में इस अनुप्रयोग से क्या लाभ होंगे। यहाँ पर इस जो प्रयोग किया गया है 3D आपको दिखाया गया है चित्रों के आधार पर पृथ्वी को, तो उससे क्या लाभ होंगे इसके बारे में आपको बताना है। यह विद्यार्थियों में स्वच्छंद अध्ययन की आदत विकसित करेगा। यह विद्यार्थियों में पृथ्वी के संबंध में पूर्व ज्ञान को
पुनः याद दिलाने में सहायता करेगा, यह विद्यार्थी को विभिन्न देशों की स्थिति को समझने में मदद करता है, या फिर यह विद्यार्थी को भूदृश्य को समझने में मदद करता है। यहाँ पर क्या लाभ होगा इसके बारे में आपको बताना है। तो इससे जो लाभ होंगे वो होंगे कि यहाँ विद्यार्थियों को भूदृश्य को समझने में मदद करता है। यदि आप इस प्रकार का प्रयोग करेंगे तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, एक शिक्षक कक्षा में 2 गमलों में लगे पौधे लाती है, उनमें से एक गुलाब का है और दूसरा अदरक का है। इन पौधों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? पौधों में अनुकूलन, पौधों में विविधता, फूल के भाग, या फिर पौधों में बीजों का स्थानांतरण। राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर? पौधों में बीजों का स्थानांतरण। देखिए एक शिक्षक कक्षा में 2 गमलों में लगे पौधे लाती है, उनमें से एक गुलाब का होता है, दूसरा अदरक का होता है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि इन पौधों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा विषय वस्तु नहीं किया जा सकता? तो पौधों में बीजों का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है श्री सुहास। यहां पर लिखा हुआ है, श्री सुहास समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों की पारंपरिक निर्भरता का विचार सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? यातायात संकेत है, चाय की दुकान है, तालाब या फिर सीवेज नाली है। क्या है इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त उदाहरण? राइट आंसर आपका यहां पर होगा, आपका सही आंसर होगा चाय की दुकान। देखिए श्री सुहास समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों की पारंपरिक निर्भरता पर विचार करना, मतलब कि वो सिखा रहा है। तो यहां पर आपको इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त उदाहरण आपको बताना था, तो वो क्या होगी? चाय की दुकान होगी। अगला प्रश्न है, मिश्रित लर्निंग मोड में ईवीएस पढ़ाने के फायदे क्या है? विद्यार्थी कहीं से भी कक्षा में शामिल हो सकते हैं, विद्यार्थी को शिक्षक एक साथी से बातचीत करने में मिलता है, विद्यार्थियों की कक्षा के दौरान चौकन्ना लिखा होगा, ये चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है, विद्यार्थी अपने ऑनलाइन से सीखी हुई बातें घर या फिर समुदाय में पूरक गतिविधि से पूरा कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। इन चारों में से आपको कोट में आंसर देना है कि सही आंसर क्या है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा, विद्यार्थी कहीं से भी कक्षा में शामिल हो सकते हैं, विद्यार्थी को शिक्षक एवं साथियों के बीच बातचीत करने को मिलती है, विद्यार्थी को कक्षा के दौरान चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा नहीं है, चौकन्ना रहने की आवश्यकता होती है। तो तीसरा वाला विकल्प गलत होगा। विद्यार्थी अपने ऑनलाइन से सीखी हुई बातें घर या फिर समुदाय में पूरक गतिविधि से पूरा कर सकते हैं, तो ये भी आपका सही आंसर होगा, यानी कि ए, बी और डी। तो ए, बी और डी कहां पर है? तीसरे वाले विकल्प में, और यही आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने के समकालीन सिंक्रोनस शिक्षण की विशेषता है? प्रश्न वही है, लेकिन यहां पर विकल्प को बदल दिया गया है। देखते हैं विकल्प क्या कह रहे हैं। विद्यार्थी किसी भी समय में कक्षा में शामिल हो सकते हैं, शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम है, जब भी वे शामिल होते हैं विद्यार्थी को ऑनलाइन क्लास का पाठ्य वस्तु मिल जाता है, या फिर शिक्षक किसी भी समय पाठ्य सामग्री साझा करने में। स्वाति कक्षा 4 की ईवीएस शिक्षिका ने कई तरह के पौधे जैसे कि पास, बांस, गुलाब, केला, बरगद, तार के पेड़ का वीडियो दिखाती है, और सभी पेड़ पौधे के आकार, पत्तों, तने और फूलों के बारे में विद्यार्थी के साथ चर्चा करती है। इस गतिविधि में सबसे उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थी का ध्यान आकर्षित करना है। किसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना है, ये इन सभी के बारे में बता रही। तो विद्यार्थी का ध्यान किस ओर आकर्षित होगा, इसके बारे में आपको बताना है। पौधों के भागों की ओर होगा, पौधों और पेड़ों के बीच अंतर होगा, पेड़ पौधों के वर्ग के भीतर मौजूद भिन्नता, या फिर मानव के लिए पौधों का महत्व। तो किस तरफ ध्यान आकर्षित होगा विद्यार्थी का? पेड़ पौधों के वर्ग के भीतर मौजूद भिन्नता पर आकर्षित ध्यान होगा विद्यार्थियों का। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल 50 प्रश्न आपको मिलेंगे, तो 50 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। आगे और भी प्रश्न लेकर आऊंगा, लगभग 50 प्रश्न या फिर 100 प्रश्न मैंने
गिने थे, लेकिन मुझे ध्यान नहीं है। तो 50 से 100 प्रश्न के बीच है। जितने भी प्रश्न बचे हैं वो मैं अब एक साथ लेकर आऊंगा। आपका वीडियो, इसके बाद का जो वीडियो आने वाला है उसमें आपके पर्यावरण पेडागोजी पूरी समाप्त हो जाएगी, जिसमें सारे प्रीवियस पेपर आपके हो जाएंगे। तो आने वाली जो वीडियो है वो जल्दी आएगी। तो जब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।